हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके 5 पीटी 365 कंप्लीट किए जा चुके हैं, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक मुद्दे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट किया जा चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आता है आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि संस्कृति से रिलेटेड, जो अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त होगी और इसके साथ ही संस्कृति के टॉपिक को एक एक करके कवर करते हुए साथ ही इसके डिटेल में कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले इसके टॉपिक को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें मेन टॉपिक जो आते हैं 1 2 3 4, मतलब टोटल इसमें 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक के अंतर्गत पहला टॉपिक आता है इसमें मूर्तियाँ, मंदिर, स्थापत्य के बारे में। जैसे पहला आता है यूनेस्को द्वारा मान्यता, शांति निकेतन, पवित्र होयसल मंदिर समूह मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, शारदा मंदिर। सुर्खियों में रहे अन्य मंदिर के अंतर्गत आता है जैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, जोगेश्वर मंदिर, पार्वती कुंड, श्री सीताराम स्वामी मंदिर, त्रिशूल केरल, तिरुनवेली मंदिर केरल आता है। स्थापत्य एवं मूर्तिकला के अंतर्गत आते हैं मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति की, नटराज की प्रतिमा, सेंगोल, G20 शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित अंतर सांस्कृतिक पहल, नया संसद भवन, जंतर मंतर। सुर्खियों में रहे स्थापत्य के बारे में गोलकुंडा का किला, सीरी किला, एकात्मिकता की मूर्ति। चित्रकला और अन्य कला शैलियों के अंतर्गत आता है इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि, मेवाड़ चित्रकला। सुर्खियों में रही अन्य चित्रकारियों में बाघ प्रिंट, पनामेला मलय चित्रकला, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग इसके अंतर्गत आती है। जैसे पिछवाई चित्रकला, गरबा नृत्य। सुर्खियों में रही कुछ नृत्य शैलियों में चाम नामा नृत्य, कोलकली नृत्य, पुलिकली या इसे बाघ नृत्य कहते हैं। सुर्खियों में रही अन्य कला शैलियाँ, गिलगित पांडुलिपियाँ, ओल चिकीले, फड़ीगिरी कलाकृतियाँ, वज्र, मुष्टि, कलांगा। अब आते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थल, तो इसमें जैसे किलाड़ी उत्खनन सुर्खियों में रहे और अन्य संगमकालीन स्थल इसके अंतर्गत आते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में पढ़ेंगे मेहर भूष, संत मीराबाई, रानी दुर्गावती, छत्रपति शिवाजी, सर सैयद अहमद खां, महर्षि दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो घोष, भारतीय भगवान बिरसा मुंडा। अल्लरी सीताराम राजू के बारे में, काजी नसरुल इस्लाम, राजा रवि वर्मा और सुर्खियों में रहे अन्य व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ा जाएगा। पुरस्कार के बारे में कि संस्कृति के क्षेत्र में किस किस को पुरस्कार दिया गया है, जैसे साहित्य का नोबेल प्राइज के संदर्भ में साहित्य का अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। अन्य पुरस्कारों में गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, श्रेमन मैग्निस्की पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार। और सुर्खियों में रही योजनाओं में जैसे सुर्खियों में रही अन्य जनजातियां और संबंधित घटनाएं आती हैं। विविध के संदर्भ में आता है प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, गिरमिटिया मजदूर। त्योहार जैसे सुर्खियों में रहे थी खेल, भारत में राष्ट्रीय खेल, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, डायमंड लीग, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सुर्खियों में रही सरकारी पहलों में जैसे संशोधित अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, भौगोलिक संकेतक या GI टैग। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में आता है जैसे होमो, नलेडी, महिला, ऊर्ध्वर, बाली यात्रा, यूनेस्को प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2023, अभिलेख पटल, जतन, वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 100 से ज़्यादा भारतीय पुरावशेष वापस लिए हैं। और वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, जिसमें परिशिष्ट में बौद्ध धर्म और इसमें परिशिष्ट में जैन धर्म के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये आपके कल्चर से रिलेटेड पूरे मेजर टॉपिक हैं। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक मेजर टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आता है सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है मूर्तियाँ, मंदिर एवं स्थापत्य के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त में कि हाल ही में किसी यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। तो शांति निकेतन के बारे में, शांति निकेतन के बारे में जो कि भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। चलिए तो इसके संदर्भ में ये जान लेते हैं कि इसकी क्या खासियत है जिसके कारण इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता दी गई है, जो कि भारत का 41वां विश्व विरासत स्थल बन गया है। यह जो इसकी अवस्थिति को देखा जाए तो यह पश्चिम बंगाल का 3रा विश्व धरोहर
है। और पश्चिम बंगाल में 2 अन्य धरोहर में आता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे। तो पश्चिम बंगाल में 2 ऑलरेडी पहले से ही थे और ये शांति निकेतन जोड़ने से इसमें 3 हो गए हैं। पहला कौन सा था? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा था दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, और ये तीसरा कौन सा जुड़ गया है? शांति निकेतन इसमें जुड़ गया है। इसे आकार देने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सुरेंद्रनाथ कर, नंदलाल बोस, पैट्रिक और आर्थर गोडसे की अहम भूमिका रही है। और ये आपका यहाँ पर ये आनंद मतलब शांति निकेतन है, इसकी अवस्थिति इस तरीके से इसके निर्मित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने शांति निकेतन को यूनेस्को की WHS में शामिल करने की सिफारिश की हुई थी। तो इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने की इसके किसके द्वारा सिफारिश की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद के द्वारा इसमें यूनेस्को में शामिल करने की इसकी सिफारिश की गई थी। अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद आखिर होता क्या है, जो इसकी सिफारिश करता है कि कोई भी स्थल विश्व धरोहर सूची में होना चाहिए। तो इस स्थल के बारे में जानें कि यह इस स्थल की जो स्थापना है 1965 में की गई थी और यह ऐतिहासिक इमारतों के वास्तुकार और विशेषज्ञों की दूसरी बैठक या कांग्रेस का एक परिणाम होती है। और यह बैठक 1964 में वेनिस में आयोजित की गई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इसके बारे में देखा जाए तो यह यूनेस्को से जुड़ा एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य स्मारकों, भवन परिसर, सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा, उपयोग, बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसमें भारत सहित को टोटल 151 देश इसमें शामिल है। और इसकी अन्य जानकारी को देखा जाए तो यह यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए विश्व विरासत समिति का एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। और यह हेरिटेज एट रिस्क रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए तो जानते हैं विश्व विरासत स्थलों के बारे में कि यह विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं और प्रेजेंट में भारत में कितने हैं और कितने तरीके की इसकी सूचियां होती हैं। विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध स्थल धरोहर होते हैं। इसे 1972 में विश्व विरासत कन्वेंशन के तहत उत्कृष्ट सार्वजनिक मूल्य वाले स्थल के रूप में चिन्हित किया गया और यह 3 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। पहली आती है सांस्कृतिक श्रेणी, दूसरी आती है प्राकृतिक, तीसरी आती है मिश्रित। भारत में टोटल अभी तक 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 34 सांस्कृतिक आते हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रेजेंट में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है। और ये भी पूछा जाता है जो हाल ही में जैसे 41वां और 42वां अभी हाल ही में इसमें ऐड हुआ है, तो उससे रिलेटेड उनकी क्या खासियत थी कि इनके कारण इसको शामिल किया गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। WHS को 10 सदस्य देशों द्वारा सौंपी गई अस्थायी सूची के आधार पर नामांकित किया जाता है और विश्व विरासत स्थल में जो शामिल सूची में किसी भी स्थल को चयन समिति के 10 मानदंडों में से एक को पूरा करना होता है। तो जो आपका विश्व विरासत स्थलों में शामिल होने के लिए इसमें जो 10 मानदंड दिए जाते हैं उसमें से एक मानदंड का पूरा करना जरूरी है। अब आता है शांति निकेतन के बारे में कि शांति निकेतन क्या है। शांति निकेतन की जो स्थापना है वह पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में है और पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी पहले से 2 थे। कौन कौन से? एक आता है सुंदरबन, एक दार्जिलिंग रेलवे, तो और तीसरा ऐड होके शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में ऐड हो गया है। संक्षिप्त विवरण को देखा जाए तो इसमें शांति निकेतन ने भारत की प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं के साथ जापानी, चीनी, फारसी, बाली, बर्मी तथा डेको कला शैलियों जिसमें जो कि पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी इसमें अपनाया गया। यह कला की संपूर्ण कृति की एक विशिष्ट भारतीय उदाहरण है जहाँ पर जीवन, शिक्षा, कला और कार्य की अपनी स्थानीय और वैश्विक रूपों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी स्थापना के प्रारंभिक दिनों में देखा जाए तो इनकी स्थापना 19वीं शताब्दी के मध्य महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की और यहाँ मृदा अपरदन के कारण कुछ क्षेत्र बंजर भूमि में बदल गया है और इस घटना को स्थानीय भाषा में खोई कहा जाता है। शांति निकेतन में 2 तरफ से जिसमें अजय और कोपाई नदियों से है घिरा हुआ है। अलग अलग संस्कृतियों में स्थापत्य कला के मुख्य तत्व को देखा जाए तो इसकी संस्कृति में चीन की संस्कृति का उदाहरण देखा जाए तो गुहा घर की गोलाकार खिड़की, जापान की संस्कृति में काष्ठ कृतियाँ, नवगोथिक और नवक्लासिकी की संस्कृति में बांग्ला शैली का शांति निकेतन और सुरुल कुथिबारी, बौद्ध की संस्कृति में अजंता पाठ भवन और सांची छत्तिम तल की रेलिंग, सल्तनत और मुगल काल में मेहराब, अग्रभाग और जालियां आती हैं और बंगाली में चेती और यह एक ग्रामीण बंगाली झोपड़ी से प्रेरित है। तो ये अलग अलग संस्कृतियों की स्थापत्य कला के कुछ मुख्य तत्व होते हैं जैसे चीन के दिए गए हैं, चीन, जापान, नवगोथिक, बौद्ध के, सल्तनत और मुगल काल के और बंगाली के, मतलब ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण
तत्व हैं जिनके आधार पर इनके डिसाइड किए जाते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपको ये पता ही दिए गए हैं। अब आता है प्रमुख स्थापत्य और सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में। इसे समग्र रूप से देखा जाए तो यह कांच का मंदिर शांति निकेतन में बनी प्रथम संरचना है और यह मंदिर किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं था। स्थापत्य शैली में बारे में जाने कि यह शैली जो है वह भवन निर्माण सामग्री के संदर्भ में कि यह मिट्टी और घास फूस जैसी पारंपरिक सामग्री और मजबूत सीमेंट कंक्रीट दोनों तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके परिसर की दीवारों में प्रमुख भारतीय कलाकारों द्वारा निर्मित भित्ति चित्रों, फ्रेस्को विधि से बने चित्रों और मूर्तियों से सुसज्जित होते हैं। यह कालोबारी की दीवारें और गलियारे भरूच, महाबलीपुरम, मोहनजोदड़ो, मिस्र और असीरियन रूपांकरों से अलंकृत होते हैं। अब आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अधीन शांति निकेतन के बारे में। इसे 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यह तपोवन और गुरुकुल जैसी प्राचीन वैदिक परंपराओं से प्रेरित था और इसे वृक्षों की छाया के नीचे खुली हवा में कक्षाएं आयोजित की जाती हैं और इस आश्रम में 1925 में पाठ भवन के नाम से जाना जाने लगा था और उन्होंने शांति निकेतन के परिवेश के कारण वहाँ आश्रम की स्थापना की हुई थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय या शांति निकेतन, इसे 1921 में विश्व भारती एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1951 में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदल गया, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर इसके पहले कुलपति बने हुए हैं। अब अन्य संबंधित सुर्खियों के अंतर्गत देखा जाता है बांग्लार माटी। बांग्लार माटी जो है वह पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लार माटी को बांग्लार जल को अपना राष्ट्रीय गान घोषित किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पहला बैसाख को राज्य दिवस के रूप में मनाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया और यह बंगाली कैलेंडर के पहले दिन यानी कि 15 अप्रैल को पड़ता है। यह गीत बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किए गए बंगभंग आंदोलन के दौरान लिखा गया था और यह गीत रक्षाबंधन के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और टैगोर ने अमार सोंगला बांग्ला, सोनार बांग्ला या बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की भी रचना की हुई थी, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं पवित्र होयसल मंदिर के बारे में। पवित्र होयसल मंदिर के अंतर्गत देखा जाए तो हाल ही में इसे 42वां यूनेस्को का स्थल घोषित किया गया, जो कि कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर समूह का यह भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है, मतलब कि घोषित किया गया है। ये आता है चिन्नवाकेश्वर मंदिर, फिर आता है होयसलेश्वर मंदिर, एक केशव मंदिर। तो ये मंदिर समूह है होयसलेश्वर मंदिर के। कौन कौन सा? एक आता है आपका केशव मंदिर, केशव मंदिर के बाद आता है होयसलेश्वर मंदिर और ये आता है चिन्नाकेश्वर मंदिर। चलिए तो देखते हैं कि इनके अंतर्गत इन तीनों मंदिर की क्या क्या खासियत है कि जिसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। पवित्र होयसल मंदिर में 3 प्रमुख मंदिर है, जिसमें चिन्नाकेश्वर मंदिर जो है बेल्लूर में है, फिर आता है होयसलेश्वर मंदिर हलेबीड में और केशव मंदिर राम सोमनाथपुरा में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर समूह कर्नाटक का 4था विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ भी जो पश्चिम बंगाल में ऐड हुआ वह 3रा विश्व धरोहर स्थल है और जो कर्नाटक में संबंधित 42वां विश्व धरोहर स्थल आता है तो यह भारत के कर्नाटक का 4था स्थल है, जिसमें पहला आता है आपका हम्पी, दूसरा पदक्कल और तीसरा आता है पश्चिमी घाट, जो कि कर्नाटक वाला क्षेत्र है उसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। और ये चौथा कौन सा शामिल कर गया? होयसल मंदिर समूह इसमें शामिल कर दिया गया है, जिसमें 3 मंदिर आते हैं, चिन्नाकेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और चिन्नकेश्वर मंदिर। इसके अंतर्गत ये 3 प्रमुख मंदिर आते हैं। होयसलेश्वर मंदिर और उनकी अनूठी विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो यह चिन्नाकेश्वर मंदिर के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि यह विजय नारायण नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में बेलूर क्षेत्र हासन जिले में राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर यक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। इसके देवता यह एकजुट है, जो कि एक दिवालय वाला मंदिर है, जिसके गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि चिन्नाकेशव के नाम से जाने जाते हैं, मतलब कि लोकप्रिय है। चिन्ना का अर्थ होता है सुंदर और केशव विष्णु का एक अन्य नाम भी है और यह मंदिर वर्तमान में श्रद्धालुओं के लिए खुला है और इन 3 मंदिरों में से एकमात्र मंदिर है जहां श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। तो ये होयसलेश्वर मंदिर के जो पहला मंदिर आता है चिन्नाकेश्वर मंदिर, उनके बारे में ये खास विशेषता है। फिर आता है होयसलेश्वर मंदिर के हलेबीडु मंदिर के बारे में। हलेबीडु मंदिर का जो निर्माण है वह 1121 ईस्वी में हलेबीडु हासन जिले में बनवाया गया था। राजा विष्णुवर्धन ने इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह मंदिर द्वार समुद्र झील के तट पर अवस्थित है और इसमें नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। शिव का यह रूप संहार के देवता के रूप में विख्यात रहता है। केशव मंदिर के बारे में, जिसका निर्माण होयसल राजा नरसिंह तृतीय के
शासनकाल में एक उच्च अधिकारी सोमनाथ ने 1268 ईस्वी में सोमनाथपुरा या मैसूर में करवाया था। यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है और यह मंदिर त्रिकूट मंदिर है और यहाँ पर भगवान कृष्ण के 3 रूपों जिसमें जनार्दन, केशव, विष्णु, गोपाल को समर्पित मंदिर आते हैं। अब आता है होयसलेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली के बारे में, जो कि इस मंदिर समूह में मिश्रित आबेसर शैली से यह निर्मित है और यह है कि विशेषताओं को देखा जाए तो यह द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप है और इस शैली में भूमिजा शैली का अत्यधिक प्रभाव देखा गया। भूमिजा मतलब कि उत्तर भारतीय शिखर का एक प्रकार होता है। इसके अलावा कल्याणी चालुक्य क्षेत्र की कर्नाटक द्रविड़ शैली का भी प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। मंदिर स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं में देखा जाए तो इसकी शैली जो है वह एक ऊंचे चबूतरे पर तारकीय योजना में निर्मित की गई है और यह मंदिर निर्माण में सैलखड़ी का उपयोग किया जाता है और सैलखड़ी मुलायम और नर्म होती है। इसके गर्भगृह में यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग होता है और इसके कक्ष में केंद्रीय भाग अर्थात पीठ या आसन पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। यह मंदिर का वह भाग होता है जहाँ पर लोग प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं और मंडप परिसर में वृत्ताकार स्तंभ में भी बने रहते हैं। प्रत्येक स्तंभ में शीर्ष कोष्ठक में 4 मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। गोपुरम के बारे में, जो कि मंदिर का प्रवेश द्वार है, उस शैली में निर्मित मंदिरों का गोपुरम काफी ऊंचा होता है। इसकी मूर्ति कला में सालभंजिका, जो कि एक स्त्री की मूर्ति है और यह मूर्ति कला की सामान्य शैली है। इनका विमान गर्भगृह या आंतरिक गर्भगृह के ऊपर संरचना में होता है और यह भीतर से सामान्य लेकिन बाहर से भव्य सुसज्जित होता है। इनकी अन्य विशेषता में आता है कि इसकी छड़ पर टोड़ा गुम्बद बने हुए होते हैं। अब आता है होयसल राजवंश के बारे में कि ये होयसल मंदिर समूह है जिनके अंतर्गत 3 मंदिरों का समूह निर्मित किया गया है। तो होयसल राजवंश के बारे में जानते हैं कि इनकी क्या खासियत है और इनकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कि इनके संस्थापक कौन थे, शासनकाल क्या था, राजधानी क्या रही, साम्राज्य विस्तार कहाँ तक रहा, प्रमुख शासक कौन कौन से रहे, इनका प्रशासन किस तरीके से चला और इनका पतन किस तरीके से हुआ। पहला आता है इसके अंतर्गत के उत्पत्ति के बारे में, जो कि कर्नाटक के मलवाड़ क्षेत्र में मूलवासी नाम से जाना जाता है और कुछ अभिलेख इसे उत्तर भारत के यादव वंश के साथ जोड़ते हैं। संस्थापक में राजा नृपकाम द्वितीय, जिसने पश्चिमी गंग राजवंश के साथ गठबंधन किया। शासनकाल जो कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक चला। इनकी राजधानी बेलूर, जिसे बाद में द्वार समुद्र या आधुनिक हलेबुड स्थानांतरित कर दिया गया। इनके साम्राज्य विस्तार कर्नाटक से तमिलनाडु तक का बड़ा क्षेत्र है। प्रमुख शासक में आते हैं विष्णुवर्धन राय, जो कि इसके शासनकाल में कर्नाटक क्षेत्र के रामानुजाचार्य का प्रभाव बढ़ गया था और इससे वैष्णववाद अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा और तलवाड़ों के युद्ध में गंगवाड़ी से चोलों को निष्कासित कर दिया गया और इस उपलक्ष्य में उसने तलवार कांडू गोंडा की उपाधि धारण की। बीरबल्लाल द्वितीय, जो कि होयसलेश्वर के चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया गया और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इनका प्रशासन जो है वह प्रशासन होयसल साम्राज्य नाडुओं कंपन विषय देश में विभक्त था और इनका अंतिम शासक बीरबल्लाल द्वितीय था, जिसे 1343 ईस्वी में मदुरई के युद्ध में मारा गया और यह तब हरिहर प्रथम ने होयसलेश्वर साम्राज्य के संपूर्ण राज्य क्षेत्रों में तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में अपने प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में विलय कर लिया था। तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख इनकी विशेषताएं आती है कि इनका कब शासन शुरू हुआ और कब इनका पतन हुआ। अब आता है नेक्स्ट मंदिर के बारे में। मंदिरों के संदर्भ में सबसे पहले आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर को हाल ही में G20 शिखर सम्मेलनों के विश्व नेताओं के सामने प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर के पहिए को पर उत्कीर्ण चित्र का प्रदर्शन किया गया। तो इसमें यहाँ पर जो कोणार्क के मंदिर के वे चित्र फेमस है, तो उसको G20 के विश्व धरोहर स्थल में G20 के विश्व नेताओं के सामने एक मंदिर के पहिए को उत्कीर्ण किया गया। चलिए तो जानते हैं कोणार्क मंदिर के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में कि इस मंदिर को किसके द्वारा निर्मित किया गया और इनकी क्या खासियत और इसे किस किस का उपयोग करके इनको बनाया गया है और इनके मंदिर के प्रमुख है जो अन्य मंदिर है उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये भी एक सूर्य मंदिर है और भारत में कई जगह पर सूर्य मंदिर अवस्थित है। तो प्रत्येक सूर्य मंदिर के बारे में जानते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में देखा जाए तो इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यह मंदिर को ब्लैक पैगोडा या अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र के रूप में भी यह लोकप्रिय होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगवंशीय शासक नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पहिए में सूर्य की खगोलीय गति को दर्शाने के लिए किया गया और इस मंदिर का निर्माण क्लोराइट, लेटराइट, खोंडलाइट चट्टानों में किया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कि यह नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ के पत्थरों की भाषा भविष्य की भाषा से श्रेष्ठ होती है।
भारत के अन्य प्रमुख मंदिर के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा आता है कटारमल सूर्य मंदिर जो कि उत्तराखंड में है। सूर्य पहर मंदिर असम में। दक्षिणायार्क सूर्य मंदिर बिहार में। अरसावल्ली सूर्य नारायण मंदिर आंध्र प्रदेश। सूर्य नारायण कोविल तमिलनाडु। मोडेरा सूर्य मंदिर गुजरात और ब्राह्मी देव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये प्रमुख सूर्य मंदिर हैं जो भारत के अन्य क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से फेमस है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह विश्व विरासत सूची में शामिल है। अब जिसे ब्लैक पैगोडा, अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र के रूप में यह लोकप्रिय है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर देवल होता है, यहाँ पर ये जगमोहन है और ये नट मंडप है और ये भोग मंदिर यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। इसके जो निर्माण को देखा जाए तो यह कला स्थापत्य के संदर्भ में कि यह कलिंग स्थापत्य कला की शैली के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। इसके प्रवेश द्वार में मुख्य प्रवेश द्वार होता है जो कि गज सिंहा या हाथी के सिर पर मूर्ति से सुसज्जित होता है। गज का अर्थ होता है हाथी और सिंह या सिंहा का अर्थ होता है शेर। यह पौराणिक कथाओं के अनुसार शेर अहंकार और हाथी का धन का प्रतीक होता है और ये दोनों ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। इनके नाट्य मंडप में प्रवेश द्वार के नाट्य मंडप आते हैं और यह मंदिर सूर्य में नृत्य और रंगमंच के लिए बना एक विशाल कक्ष होता है। इसका जगमोहन एक मंदिर का सभा कक्ष होता है और इसके देवल में जगमोहन के बाद देवल नामक संरचना आती है और यह एक गर्भगृह है जहाँ पर मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। भोग मंदिर या रसोई घर के बारे में यह वह स्थान होता है जहाँ पर देवता और श्रद्धालुओं के लिए भोग बनाया जाता है। अब आता है कलिंग स्थापत्य के शैली के बारे में कि इनकी प्रकृति को देखा जाए तो मंदिर निर्माण की कलिंग स्थापत्य शैली उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप होती है। विशिष्ट स्थापत्य कला शैली में की कलिंग शैली में निर्मित मंदिरों में दो से विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जिसमें एक गर्भगृह, एक देवल तथा एक सभा कक्ष जगमोहन होता है। इस शैली में आरंभिक मंदिरों में जगमोहन संरचना नहीं होती थी और इस शैली के बाद बने मंदिरों में नाट्य मंदिर और फिर भोग मंदिर संरचना का निर्माण किया गया। कलिंग स्थापत्य शैली को तीन मुख्य श्रेणियां होती हैं, जिसमें रेखा देवल जो कि ये रेखा देवल आता है, फिर आता है पीड़ा देवल या भद्र देवल होता है, ये पीड़ा जगमोहन बना हुआ है, फिर आता है कि खाखरा देवल इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग संरचना में इसका निर्माण किया गया। यहाँ पर रेखा देवल, पीड़ा देवल और नीचे आता है आपका खाखरा देवल, जिसमें रेखा देवल के अंतर्गत कलश और आमलक है। फिर यहाँ पर ये भूमि, अमल, राह पाग जो कि गंडी के अंतर्गत आता है, बाड़ा में आते हैं, जिसमें जंघा, बरांदी, जंघा और ये यहाँ पर ये नीचे को पिस्ता कहा गया है और ये घंटा और पीड़ा यहाँ पर ये इस तरीके से बनाए गए हैं। तो ये मंदिरों की इस तरीके से एक विशेषता होती है जो कि जो भी डिजाइन बनाई जाती है तो इनको इन नामों से जाना जाता है। सूर्य मंदिर के बारे में देखें, इनकी विशेषताओं के बारे में कि जैसे सूर्य की किरणों के इसको मंदिर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर सूर्योदय के समय सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह और इष्ट देव पर पड़े, इसके संदर्भ में से बनाया गया है। और यह इसमें रथ की योजना के संदर्भ में कि कोणार्क सूर्य मंदिर की योजना सूर्य देव के रथ के समान है। सूर्य देव का जो रथ रहता है उसके समान यहाँ की संरचना है। कोणार्क रथ मंदिर के पहिए के बारे में देखा जाए तो पहियों की परिधियां या पक्षियों, जानवरों और पर्ण समूह की नक्काशी से अलंकृत है और पहियों की तीलियों में बने चित्रफलकों का अलग अलग विलासितापूर्ण मुद्राओं में महिला आकृतियां उकेरी गई हैं। इसमें 7 घोड़े हैं, जिसमें भगवत गीता ने इन 7 घोड़ों को गायत्री, उष्णिक, अनुवस्तुक, बृहति, पंगति, त्रिष्टुत, जगति नाम दिया गया और ये संभवतः वेदों के पवित्र छंदों और लयबद्ध प्रकृति का प्रतीक होते हैं। इन 7 घोड़ों के नाम भी इंद्रधनुष के 7 रंगों के आधार पर हैं, जिसमें सहस्त्रार बैगनी, इंद्रनील इंडिगो, नीला हरित है, हरा, पीत या पीला, कोशुंभ है नारंगी और रक्त में लाल होता है। तो इसके अंतर्गत इसके 7 रंगों को अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया। मंदिर की नक्काशी को देखा जाए तो इसमें आता है युद्ध अश्व के बारे में। कोणार्क मंदिर के दक्षिणी हिस्से के सामने युद्ध अश्व नक्काशीदार 2 भव्य मूर्तियां हैं। युद्ध अश्व प्रतिमा को उड़ीसा सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। सूर्य मंदिर के 3 स्थलों पर सूर्य देव की 3 प्रभावशाली मूर्तियों को इस प्रकार से स्थापित किया गया है कि सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश इन मूर्तियों पर अलग अलग पड़ता है। और इनकी जो नक्काशी है इसमें भावमय मुद्रा उत्कीर्ण की गई है, जबकि अन्य आकृतियों में मिथकीय जीवों, हाथियों, पक्षियों के उत्कीर्ण किया गया। कोणार्क पहिए की अलग अलग व्याख्याओं में समय, जीवन चक्र, राशियां, धर्म चक्र, धूप घड़ी, लोकतंत्र का प्रतीक इसमें सुशोभित किया गया।
अब आता है पूर्वी गंग शासक के बारे में, जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, मतलब कि इन मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वी गंग शासक के अंतर्गत कड़मर्व को पूर्वी गंग शासक का संस्थापक कहा जाता है। इनकी समावधि को देखा जाए तो यह इंद्रवर्मन प्रथम ने जिलजी की ताम्रपत्र अनुदान को 537 ईस्वी में जारी किया था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक अनंत वर्मन चूड़गंग था। इनकी राजधानी कलिंग नगर थी और इनके वर्तमान क्षेत्र में उड़ीसा, साथ ही पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से आते हैं। बाहरी आक्रमण और आंतरिक संघर्षों के कारण इनका पतन हुआ, जिसे विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ इसके अंतर्गत आता है। अब आता है शारदा मंदिर के बारे में। शारदा मंदिर जो है वह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में टीटवाल गांव की नियंत्रण रेखा के या एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नवनिर्मित शारदा देवी मंदिर नवरात्रि पूजा का आयोजन किया गया। यह मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नीलम घाटी में स्थित पारंपरिक शारदा देवी पीठ की ओर जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। शारदा देवी पीठ के बारे में इनकी विशेषताओं को देखा जाए तो इस मंदिर के 3 प्रमुख स्थलों में से एक है, जिसमें 2 अन्य स्थल में आता है मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ मंदिर आता है। यह मंदिर मार्तंड मंदिर से काफी मिलता जुलता है और प्रसिद्ध विद्वान और यात्री अलबरूनी ने मंदिर का उल्लेख एक प्रतिष्ठित पूजनीय तीर्थ रूप में इसका उपयोग किया हुआ है। शारदा देवी पीठ के महत्व को देखा जाए तो इनके धार्मिक महत्व में आता है कि इसमें 18 महाशक्ति पीठों में से एक है। यह हिंदू देवी सरस्वती को समर्पित है, जिसमें देवी शारदा कश्मीरी पंडितों की कुल देवी और यह कई लोग देवी को कश्मीरा पुरवासिनी या कश्मीर की निवासी के नाम से जानते हैं। इनके शैक्षिक महत्व को देखा जाए तो यह पीठ वैदिक ग्रंथों, शास्त्रों, टीकाओं की उच्चतर शिक्षा के अध्ययन का प्रमुख केंद्र होता है और इनकी तुलना में नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्र से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक विश्वविद्यालय के रूप में शारदा पीठ की अपनी स्वयं की एक लिपि थी, जिनका नाम शारदा लिपि था और यह विश्वविद्यालय में 5000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे और इस परिसर में एक विशाल पुस्तकालय भी था। और यह माना जाता है कि प्रसिद्ध विद्वान आदि शंकराचार्य ने भी शारदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था और यह भी मान्यता है कि वैश्विक परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से रामानुजाचार्य ने शारदा पीठ का भ्रमण किया था और इसी जगह अपने ग्रंथ में श्री भाष्य की रचना की हुई थी, इसके अंतर्गत आता है। अब आते सुर्खियों में रहे अन्य मंदिर के बारे में, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर आता है। तो इसके पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर को जानने के पहले जान लेते हैं कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, मतलब कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं और यह कहाँ कहाँ अवस्थित है, इनकी अवस्थिति को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका ऊपर देखा जाए तो केदारनाथ में, जैसे केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा आता है महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में। तीसरा ओम शिवपुरी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। नागेश्वर मंदिर जो है वह दारुकावन गुजरात में और सोमनाथ या सौराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर जो नासिक महाराष्ट्र में है। भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में है। और फिर आता है बैद्यनाथ देवघर झारखंड में है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। घृष्णेश्वर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। तो आपके उत्तराखंड में 1 है और मध्य प्रदेश में 2 है। महाराष्ट्र में 3 आते हैं, जिसमें नागेश्वर, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन है। और ये गुजरात में आते हैं। आपका गुजरात में आता है नागेश्वर और सोमनाथ 2 है। और इसमें महाराष्ट्र में आते हैं नासिक महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर है। तो 3 आते हैं महाराष्ट्र में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस राज्य में कितने ये आपके ज्योतिर्लिंग हैं। तो मध्य प्रदेश में 2 हैं, आपके यहाँ गुजरात में 2 हैं, महाराष्ट्र में 3 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, तमिलनाडु में 1 है, उत्तर प्रदेश में 1 है, झारखंड में 1 है और उत्तराखंड में 1 है। तो सर्वाधिक जो ये हैं वह आपके महाराष्ट्र में 3, फिर उसके बाद 2 जो है वह मध्य प्रदेश और गुजरात में, और बैद्यनाथ में झारखंड में 1, उत्तर प्रदेश में 1, उत्तराखंड में 1 और आंध्र प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 1 आते हैं। तो इस तरीके से सर्वाधिक आपके महाराष्ट्र में है। कौन कौन से? नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर। तो 3 आपके महाराष्ट्र में आते हैं। यह अब आता है, अब आ जानते हैं इनके त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ज्योतिर्लिंगों को हिंदू धर्म में भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है और यहाँ से गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बाजीराव ने 1740 से 1760 के बीच एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था और यह सब त्र्यंबक, जिन्हें त्रिदेव या भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इंगित करता है।
यह मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली में निर्मित है और इसका निर्माण काले पत्थर से किया जा गया है, जिसमें ज़्यादातर भारत के उत्तरी भागों में प्रचलित शैली यह आती है। अब आता है तुंगनाथ मंदिर के बारे में। तुंगनाथ मंदिर जो है वह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष से अधिक पुराना यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर की मान्यता के अनुसार पांडव अर्जुन ने इस मंदिर का निर्माण किया हुआ था। यह दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जिसे 12,000 फीट पर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर में तृतीय केदार भी कहा जाता है, क्योंकि यह गढ़वाल हिमालय में मौजूद शिव मंदिरों में पंच केदार समूह का एक हिस्सा और पंच केदार में केदारनाथ, मधेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ का स्थान आता है, जिसमें से ये तुंगनाथ एक मंदिर आता है पंच केदार में से। अब आता है जागेश्वर मंदिर और पार्वती कुंड के बारे में। जागेश्वर मंदिर जटा गंगा नदी के पास स्थित है और यह शिव मंदिर अलग अलग देवताओं के 100 से अधिक प्राचीन लघु मंदिरों से घुरा हुआ है। ये मंदिर गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल की है और यहाँ स्थित ज्यादातर मंदिरों का पुनर्निर्माण कत्यूरी राजवंश के शासकों ने कराया था और यह स्कंद पुराण, लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग की पूजा सबसे पहले जागेश्वर में आरंभ हुई थी और यह क्षेत्र भगवान शिव की पूजा करने वाले पुनरुत्थानवादी संप्रदाय लकुली शैववाद का भी केंद्र था। पार्वती कुंड वह स्थान होता है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती से ध्यान किया था और यह स्थान लगभग 5368 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। श्री सीताराम स्वामी मंदिर जो कि त्रिशूर केरल में स्थित है। श्री सीताराम स्वामी मंदिर ये इस तरीके का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में देखा जाए तो इस मंदिर को त्रिशूरपुरम को सभी पुरम या केरल के मंदिर उत्सव की जननी माना जाता है। यह त्रिशूर के बड़नाथ मंदिर में हर साल मनाया जाता है। यह मंदिर भगवान श्री सीताराम, भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित है। त्रिशूरपुरम मंदिर महोत्सव के अवसर पर सीताराम स्वामी मंदिर में 55 फीट ऊंची केरल की सबसे बड़ी हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये आता है तिरुनेलवेली मंदिर केरल के बारे में। तिरुनेलवेली मंदिर जो है वह पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली से निर्मित है। इस मंदिर को वायनाड में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के पास पापनासनी नदी के तट पर अवस्थित है और इस प्रकार यह मंदिर त्रिदेवों जिसमें शिव, विष्णु और ब्रह्मा से धन्य है, तो इस तरीके से मंदिर की स्थापना की गई है। अब आता है यहाँ पर ही आपका टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थापत्य एवं मूर्ति कला के बारे में, जिसमें सबसे पहली आती है मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का शुभंकर मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित रहा है। ये मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी की मूर्ति है, इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब इस तरीके से ये आपका इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो की थीम पर इस नर्तकी का इस शुभंकर घोषित किया गया है, तो इसके कारण ये और भी फेमस हो जाता है। तो ये आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब म्यूजियम है, वो भी इसमें आता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही साथ आपकी मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति की जो विशेषताओं से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी भी एक खासियत बढ़ गई है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। कि 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन किया गया था। 2023 के लिए IMD की थीम जो रही है वह संग्रहालय, संधारणीयता और कल्याण रहा है। इसके शुभंकर चन्नापट्टम कला शैली में लकड़ी की बनी नर्तकी था, जो कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति से प्रेरित था। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति के बारे में कि यह नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी का सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व की है। ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैकी ने 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त की हुई है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसे लास्ट वैक्स विधि का उपयोग करके बनाया गया था और इस नृत्य मुद्रा में कारण डांसिंग गर्ल या नर्तकी के नाम दिया गया है। चन्नापट्टम कला शैली के बारे में, यह जो शैली है इसे कर्नाटक के रामनगर जिले में चन्नापटना कस्बे में प्रचलित है। इस कस्बे को खिलौनों का शहर कहा जाता है और 2005 में इस शैली को भौगोलिक संकेतक GI टैग के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया। इस शैली में ज़्यादातर आइवरी कास्ट का उपयोग किया जाता है, जिसमें शीशम, चंदन की लकड़ियों का भी कभी कभी उपयोग होता है। वनस्पति रंगों का उपयोग करके कास्ट कलाकारी के रंग भरे जाते हैं। साथ ही चमकीला बनाने के लिए अत्यधिक अपघर्षण गुण वाले घास का उपयोग किया जाता है। और टीपू सुल्तान ने इसे स्थानीय कलाकारों ने इस कला को प्रशिक्षित करने के लिए फारसी कलाकारों को आमंत्रित किया था। इसके अंतर्गत आता है।
अब आती है दूसरी नटराज की प्रतिमा के बारे में। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन पर भारत मंडपम परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के बारे में, यह प्रतिमा अष्टधातु या 8 धातु से निर्मित है। अष्टधातु को ऑक्टो ऑलॉय भी कहा जाता है। यह इसके 8 धातुओं में आता है सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, लोहा और पारा का मिश्रण आता है। इसे लॉस्ट बैक्स प्रोसेस या लुप्त मोम प्रक्रिया विधि का उपयोग भी बनाया गया है। नटराज या नित्य देवता की प्रतिमा के बारे में, इस प्रतिमा का स्वरूप सृष्टि के चक्रीय रूप में सृजन और विनाश को प्रदर्शित करता है। इस नृत्य में पंचकृत्य या शिव की 5 क्रियाओं जिसमें सृजन, संरक्षण, विनाश, द्रोभाव और अनुग्रह की अभिव्यक्ति होती है, जो कि चोल शासक नटराज भगवान शिव को अपना कुल देवता मानते हैं। अब आता है नटराज की मूर्ति की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत, जिसमें पहला आता है कि इसमें शिव अपने ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू की ध्वनि दृष्टि के सर्जन का प्रतीक जो कि धारण किए हुए हैं। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है और पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में यही कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ही रहते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नटराज की मूर्ति से भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, और क्योंकि इनकी जो जिस तरीके की मुद्रा ये बनाई गई है, तो इन मुद्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है। जो इनका ऊपरी बायां हाथ है उसमें शाश्वत अग्नि, और यह अग्नि सृष्टि के विनाश का प्रतीक है। और यह इनका निचला दाहिना हाथ जो कि अभ्यस्त मुद्रा के अंतर्गत आता है। ये निचला दाहिना हाथ जो कि अभ्यस्त मुद्रा के अंतर्गत आता है, यह भय को दूर करने और सुरक्षित अस्तित्व का आश्वासन देने का प्रतीक है। इनका निचला हाथ जो कि डोलहस्त मुद्रा में है। इस प्रतिमा में एक बौने जैसी आकृति को शिव के दाहिने पैर के नीचे दबाया हुआ दिखाया गया है, और यह बौने जैसी आकृति अज्ञानता और भ्रम का प्रतीक है, जिसे अपस्मार कहा जाता है। तो ये अपस्मार इसे कहा जाता है, और यह दैत्य मानव के पथभ्रष्ट होने का कारण है। शिव भुजंग त्रासित मुद्रा में अपना बाएं पैर उठाते हुए, ये भुज इसमें बाएं पैर उठाते हुए, इसके अंतर्गत यह तिरुभाव यानी कि भक्त के मन में माया या भ्रम का पर्दा हटा देने का द्योतक है। और वृत्ताकार ज्वाला की माला जो है वह नित्य संपूर्ण आकृति को घेरे हुए हैं। तो इसके अंतर्गत इनकी यह प्रमुख विशेषता है। अब आता है नटराज की मूर्ति के विकास के बारे में, कि साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए तो नटराज की मूर्ति का विकास सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी ईस्वी में और 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य पल्लव काल में सामने आई हुई थी। इस प्रतिभा को विश्व प्रसिद्ध वर्तमान स्वरूप चोल शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ है। 10वीं शताब्दी के दौरान इस कला की प्रतिष्ठित संरक्षक विधवा चोल रानी सेम्बियान महादेवी ने रही थी। नटराज से संबंधित मंदिर के बारे में आता है, जिसमें आता है तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर के तिल्ले नटराज मंदिर। इस मंदिर का संबंध चोल शासक परांतक प्रथम ने कराया था। यह मंदिर जिस तरह से अवस्थित है, यह विश्व की चुंबकीय भूमध्य रेखा का केंद्र बिंदु है। नटराज की मूर्तियां राजपुरम के उमा महेश्वर मंदिर और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में भी मौजूद है। अब आता है चोलकालीन कला और स्थापत्य कला के बारे में, जिसमें शिल्प कला में देखा जाए तो चोलकालीन कांस्य मूर्तियों का निर्माण लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है। इन मूर्तियों की एक विशेषता यह भी कि इसमें छेद नहीं होता है। इनकी चित्रकला में यह राजराजेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर की आंतरिक दीवार में पौराणिक आख्यान से चित्रित है। बृहदीश्वर मंदिर में एक चित्र उत्कीर्ण है, जिसका संबंध मार्को पोलो ने बताया जाता है। संगीत एवं नृत्य में देखा जाए तो इस काल में कुडामुला, बीड़ा, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें देवदासियां संगीत एवं गायन में निपुण थे। ऐसा माना जाता है कि यह भरतनाट्यम का शास्त्रीय स्वरूप चोल वंश के संरक्षण में ही विकसित हुआ था। मंदिर के बारे में, यह चोलकालीन समूह के 2 वर्गों में वर्गीकृत है, जिसमें पहला आता है आरंभिक मंदिर जो कि पल्लव स्थापत्य कला से प्रभावित है। दूसरा आता है बाद में मंदिरों के चालुक्य स्थापत्य कला का प्रभाव जो दिखाई देता है। इसमें इनकी शैली जो है वह द्रविड़ शैली में निर्मित है। या चोलकालीन मंदिरों की विशेषताओं को देखा जाए तो इनकी स्पेशलिटी में आता है कि यह मंदिर ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिरों के गर्भगृह और अंतराल नामक संरचनाएं मौजूद है। यह अत्यंत भव्य और विशाल है। ऊंचे विमान में आंतरिक गर्भगृह के ऊपर संरचना या गोपुरम मंदिर की मुख्य विशेषता आती है। इन मंदिर का निर्माण नीच और ग्रेनाइट के इस्तेमाल से किया गया है। और इनके उदाहरण को देखा जाए तो यह आरंभिक चोलकालीन समूह में, जिसमें विजयालय मंदिर आता है, और बाद में यह चोलकालीन मंदिर में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर इनके अंतर्गत आता है।
ये यहाँ पर चोला किंगडम के और उनके नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं, मतलब कि जो पड़ोसी राज्य रहे, उनके बारे में इनकी अवस्थिति को दिखाया गया है कि कौन कौन से, जैसे यहाँ पर कलिंग निवास करते थे, यहाँ यादव, यहाँ पर चालुक्य जो कि विक्रमादित्य 6 के अंतर्गत आता है, यह गंगावती, मदुरई, पांड्य, तंजौर, और यहाँ ओरैयोर, यह गंगईकोंड, चोलपुरम, कांची, बेंगी, ये चोलाज यहाँ पर थे। तो इस तरीके से इनकी अवस्थिति को दिखाया गया। अब आता है चोल राजवंश के बारे में, जिनके संस्थापक के संदर्भ में देखा जाए तो संस्थापक, प्रमुख नगर, संस्कृति, भाषा, प्रशासन, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बारे में देखते हैं कि इनके संस्थापक जो रहे हैं वह विजयालय के संदर्भ में, कि इसमें प्रांतक फर्स्ट जो रहे हैं वह मदुरई की पांड्यों की जो राजधानी थी को नष्ट करने वाले कहा जाता था। सैन्य आक्रमणकारियों को पराजित किया और पांड्य राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। राजराज चोल जो कि 1985 से 1014 ईस्वी के तक रहे, इसने उत्तरी श्रीलंका और लक्षद्वीप और मालदीव द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। राजेंद्र चोल प्रथम जो कि 1014 से 1044 ईस्वी तक रहे और इन्होंने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और यह मलय प्रायद्वीप और मलय द्वीप समूह के कुछ भागों में विजित कर लिया गया और कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी तट के चोल मंदिर में मिला लिया गया था। प्रमुख नगर को देखा जाए तो इनकी राजधानी तंजावुर जो कि तंजौर और बाद में गंगईकोंड चोलपुरम रही है। इनकी क्षेत्रीय राजधानी में कांचीपुरम और मदुरई रहा है, जिन्हें कभी कभी दरबार लगता था। वर्तमान स्थिति में यह तमिलनाडु के पेरम्बलूर, अरियालूर, नागपट्टिनम, पोटुकोट्टम, वृद्धाचलम तथा पिचावरम जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और इनकी संस्कृति में इन्होंने उत्कृष्ट कांस्य मूर्तियों की ढलाई की और मुख्य रूप से हिंदू देवताओं नटराज की कांस्य मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इनकी भूमि कर आय पर सबसे बड़ा एकल स्रोत था। पुराबु बरितने कटम नामक भू राजस्व की प्रणाली अस्तित्व में थी। अधिकारियों को जीविता नाम के वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था। इनकी भाषा तमिल थी और यह जनता के लिए शिक्षा का माध्यम थी। संस्कृत भाषा में पूजा पाठ के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। इनका प्रशासन चोलों के लिए कई वर्षों तक शासन किया था। साम्राज्य के प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे मंडलम के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक गांव में स्वशासी इकाई के रूप में कार्य किया जाता है। राजा प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय पदाधिकारी था। सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाए तो चोल शासकों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैववाद, वैष्णववाद सभी को संरक्षण प्रदान किया था। समाज में उच्च स्तर की साक्षरता और शिक्षा की उपस्थिति थी, जिसमें संस्कृत शिक्षा तक ब्राह्मणों तक सीमित थी और यह धार्मिक मठ या शिक्षा के केंद्र थे। जाति का एडिंगे तथा वलंगे में विभाजन था तथा शाही परिवारों में सती व देवदासी प्रथाएं जैसी प्रथाएं प्रचलित थी। चोल वंश को पांड्य वंश में पराजित किया गया था, जिसमें चोल वंश को किसके द्वारा पराजित किया गया था? पांड्य वंश के द्वारा। अब जानते हैं सेंगोल के बारे में। सेंगोल जो है हाल ही में इसे प्रधानमंत्री ने तिरुवातुतरई अधिनियम या मठ के प्रमुख द्वारा प्रस्तुत सेंगोल या राजदंड को नए संसद भवन में स्थापित किया हुआ है। अब आता है कि तिरुवातुतरई अधिनियम मठ क्या है। यह मठ जो है वह 16वीं शताब्दी में एक शैव संत और विद्वान नमशिवाय मूर्ति में स्थापित किया गया था। यह प्रसिद्ध शैव संत और तिरुमंत्रम के लेखक तिरुमूलर ने तिरुवावदुतरई में एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रबोधन प्राप्त किया था और तिरुमूलर सिद्धर भी थे, जहाँ पर आत्मज्ञान प्राप्त लोगों को तमिल भाषा में सिद्धर कहा जाता है। और यह मठ कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो इस मठ के बारे में, जिस मठ से सेंगोल को प्राप्त करके संसद भवन में स्थापित किया गया। अब आता है कि सेंगोल के बारे में कि संसद भवन से क्या इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के तिरुवादुतरई अधिनियम मठ से आए हुए कुछ अधिनियम या पुरोहितों ने से सेंगोल ग्रहण किया गया था। इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सेंगोल जो है वह तमिल शब्द सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायण था। इस धारणा को दर्शाता है कि हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान नंदी अपनी निर्भीक दृष्टि से इसे सब देख रहे हैं। सेंगोल को धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश या तमिल का ओडई होता है। चोल साम्राज्य जो है वह सेंगोल को कर्तव्य पथ, सेवा पथ, राष्ट्रपथ का प्रतीक माना जाता है। इसमें इतिहासकारों का मत है कि सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए राजदंड सौंपना संगम युद्ध के बाद से प्रचलन में है। पुरना नुरु कुरुंतुकाई पेरुम्परनुत्रुदई कलिंतोंगी जैसे ग्रंथों का उल्लेख इसमें मिलता है।
चोल प्रशासन के बारे में कि चोल प्रशासन में सबसे प्रतापी सबसे शक्तिशाली था। हालांकि उसे शासन सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी और यह शीर्ष अधिकारियों को पिरंतरम के नाम से जाना जाता है, जबकि निचले अधिकारियों को सिरुंतरम के नाम से जाना जाता था। चोल साम्राज्य मंडलम या प्रांतों में विभाजित था, जिसमें मंडलम बलनाडुओं और नाडुओं में बंटे हुए थे। और चोल प्रशासन ने अपने सारे साम्राज्य में गांवों के स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था और बहुत से अभिलेखों, जिसमें उत्तमेरुर शिलालेख सहित 2 सभाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक और दूसरी सभा महासभा थी और ये उस गांव का एक आम सभा थी। महासभा जो थी वह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा होती थी। भूमि कर के अलावा इसमें चोल शासकों के राजस्व के दूसरे स्रोत भी होते थे, जैसे व्यापार, चुंगी, पेशों पर लगाए जाने वाले कर आदि। चोल राजाओं ने कुछ समृद्ध भूभागों को या भू सामंतों को मुबीद बेलन या 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए एक बेलन या किसान या अरयार या प्रधान आदि जैसी उपाधियां प्रदान की हुई थी। अब आता है चोल साम्राज्य के अंतर्गत अलग अलग श्रेणियों के बारे में। पहली आती है बेलन बागई, जो कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। ब्रह्मदेव, जो कि ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि। सालाभोग, जो कि किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुनमट्ट कन्नी, मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम, जो कि जैन संस्थाओं में दान दी गई भूमि, इसके अंतर्गत आती है। यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश। इसके अंतर्गत जैसे दूसरा आता है टॉपिक में G20 के रूप में सम्मिलित प्रदर्शित अन्य सांस्कृतिक पहलू के बारे में। कि इसमें सांस्कृतिक पहलू में इसकी जो थीम रही है G20 की वह वसुधैव कुटुंबकम रही है और इसके वाक्यांश में महोपनिषद का उल्लेख किया गया। ये G20 में शिखर सम्मेलन में प्रदर्शित जनजातीय कला एवं कलाकृतियों में आती है, जैसे पिथौरा चित्रकारी, जो कि गुजरात के राठवा, भील, नायक, ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाई गई है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। अंगूरा और पश्मीना शॉल, जो कि लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उपपदार्थ हैं, जो कि बौद्ध और भूटिया जनजातियों द्वारा बुना हुआ है। राजस्थान की मीणा जनजाति का अम्बावाड़ी धातु शिल्प। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग, जिसे हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है, और उड़ीसा के कारीगरों द्वारा बनाई गई शूरा पेंटिंग है। लोंग की मृदभांड, जो कि मिट्टी के बर्तन, जिसे मणिपुर के तांग खुल नागा जनजातियां बनाती हैं। लोंग भी मृदभांड को बनाने के लिए कुम्हार के चाक का उपयोग नहीं किया जाता। G20 में प्रत्येक देश में नए 2 प्रदर्शनियां प्रदर्शित की हुई हैं। भारत की ओर से 2 प्रदर्शनियों के अंतर्गत आती है। एक आती है शारदा लिपि में हस्तलिखित ऋग्वेद पांडुलिपि और दूसरी आती है अष्टाध्यायी या पढ़नी के हस्तलिखित संस्करण का भी प्रदर्शन किया गया है। शारदा लिपि को मैक्स मूलर के द्वारा संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है और अन्य प्रमुख अनुवाद में जैसे विलियम जोन्स द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित गीत गोविंद, जॉर्ज बोहलर द्वारा अनुवादित पेय्यालच्छी या प्राकृतिक का सबसे पुराना शब्दकोश है। अष्टाध्यायी पढ़नी, जो कि हस्तलिखित संस्करण का भी प्रदर्शन है, जिसमें यह संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। भारतीय इतिहास में लोकतांत्रिक परंपरा के बारे में कि प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक परंपरा के अथर्ववेद में 2 तरह की सभा समिति का उल्लेख मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म में महाजनपद काल के कई गणतांत्रिक राज्यों की सूची दी गई है, जैसे वैशाली के लिच्छवी गणराज्य। बौद्ध सिद्धांत में राजा और बौद्ध संघ के लीडर्स के चुनाव के मानदंडों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। उत्तरमेरुर शिलालेख या उत्तरमेरुर के नाम से विख्यात यह जो शिलालेख है, इसे चोल शासक परांतक प्रथम के द्वारा शासनकाल में 920 ईस्वी के आसपास करा है। उत्तमेरुर चोलकालीन एक प्राचीन गांव है, जिसे कवि चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में चेन्नई के निकट स्थित है। चोल कोदावुलई चुनाव प्रणाली पर उत्तमेरुर शिलाखंड के अनुसार प्रत्येक गांव को कुडुम्ब या वर्तमान में प्रचलित प्रशासन इकाई, जिसे वार्ड के कहा जाता है, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह महासभा के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं और यह महासभा की संरचना और संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। चुनाव लड़ने की योग्यता को देखा जाए तो जमीन होनी चाहिए और अपना घर होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए और इनकी आयु 35 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए। इनकी अयोग्यता में से पिछले 3 वर्षों में समिति का सदस्य हो, कदाचार, रिश्वत लेना, दूसरों की संपत्ति का दुरुपयोग करना आदि होता है। खालिमपुर ताम्रपत्र शिलालेख, जो कि पाल शासक धर्मपाल से संबंधित हो और इसे राजा गोपाल को एक अयोग्य शासक के स्थान पर लोगों द्वारा चुना गया था। महास्थान अभिलेख, जो कि मौर्यकालीन अभिलेख है और इसे सम्राट अशोक के समय के अकाल का वर्णन मिलता है। और भगवान बसवेश्वर अनुभव मंडपम, जो इसकी स्थापना भगवान बसवेश्वर ने दर्शन शास्त्र अनुभव के लिए लोगों को एकत्रित करने के हेतु की गई थी।
अनुभव मंडप मानव जाति के इतिहास में सबसे शुरुआती संसदों में से एक थी। असाधारण उपलब्धि वाले एक महान योगी प्रभुदेव इसके अध्यक्ष रहे और भगवान बसव ने इसके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अनुभव मंडप के सदस्यों में लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं किया जाता। इसे मंडपम उच्च अधिकारी के लिए चुनतियां मनोनीत करती है। भगवान बसवेश्वर जो कि 1105 से 1167 तक का इनका समय काल रहा, जिन्होंने 12वीं शताब्दी के महान कवि रहे और इनका जन्म वर्तमान में कर्नाटक में हुआ था। ये दक्षिण भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, बच्चन साहित्य, लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। यह 13वीं शताब्दी में पलकुरकी सोमनाथ के बसव पुराण में इनकी रचना मिलती है, जिसने बसवण्णा के जीवन और विचारों का संपूर्ण विवरण मिलता है, इनके अंतर्गत आता है। अब आता है नया संसद भवन के बारे में, जो कि हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। नए संसद भवन में देश के नए संसद भवन के उद्घाटन किया गया है, इससे संबंधित है। इस संसद भवन की जो किस थीम पर इसका निर्माण किया गया है और इनका निर्माण कब किया गया था, जो पुराना संसद भवन किसकी थीम पर बनाया गया था, तो इन सब के बारे में विस्तृत में जानते हैं कि संसद भवन का जो निर्माण है, जिसका मतलब कि इसे पुनर्विकास योजना या सेंट्रल विस्टा विकास के तहत इसका निर्माण किया गया। सेंट्रल विस्टा योजना जो है वह 1931 में शुरू की गई थी और इस योजना में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें राजपथ में, जिसे वर्तमान में कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, दोनों ओर से नागरिक उद्यान का विकास भी शामिल है और अभिलेख कार्यालय के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार का नाम दिया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के बारे में, जो कि नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, जिसे पद्मश्री वास्तुकार बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया। इनके डिजाइन को भारत की सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित है, जिसे अगले 150 वर्षों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के बारे में कि यह लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। राज्यसभा कक्ष जो है, जो राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष और बरगद लगाया गया और संसद भवन में सेंगोल या राजदंड को अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है और यह सेंगोल या राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय प्रतीक को संसद भवन के शीर्ष के रूप में स्थापित किया गया और यह सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी आकृतियों का अनुरूपण होता है। नए संसद भवन को भदोही या उत्तर प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध हाथ के बुने कालीन से सजाया गया और भदोही हाथ से बुने खूबसूरत कालीन के लिए विख्यात है। इसे कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। जल थल नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं, जहां पर सभ्यता की अनुकूल प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करता है। नए भवन के मुख्य द्वार पर अशोक चक्र बना हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। संसद भवन में लगी सागौन की लकड़ियों को नागपुर से, संगमरमर को गुजरात से, बलुआ पत्थर को लाल एवं सफेद को राजस्थान से मंगवाया गया। साथ ही त्रिपुरा से मंगवाई गई बांस की लकड़ी को इसके फर्श पर लगाई गई है। तो ये अलग अलग राज्यों से अलग अलग चीज़ें मंगाई गई हैं, जो कि जहाँ का जो फेमस रहा है उससे किसे संसद भवन का निर्माण किया गया है। नई संसद भवन के 6 प्रवेश द्वारों के बारे में, जिसकी अलग अलग भूमिका को जो प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक प्रवेश द्वार आता है जिसे उत्तरी द्वार या गज द्वार कहा जाता है। गज की प्रतिमा ज्ञान, उन्नति, धन, बुद्धि और स्मृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसके साथ ही है लोकतंत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों की आकांक्षा का भी प्रतीक होती है। यह प्रतिमा कर्नाटक के बनवासी में स्थित मधुकेशव मंदिर में निर्मित एक समान प्रतिमा से प्रेरित है। दूसरी आती है गरुड़ द्वार या पूर्वी द्वार, जो कि पूर्वी द्वार प्रवेश द्वार चील के समान गरुड़ की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह देश, लोगों और प्रशासकों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह तमिलनाडु के कुम्भकोणम में मौजूद नायक काल की एक मूर्ति है। फिर आता है अश्व द्वार या दक्षिणी द्वार। यह द्वार सतर्क और तैयार घोड़े की एक प्रतिमा है, जो कि धैर्य, शक्ति, क्षमता, गति का प्रतीक है। इसके अलावा अश्व शासन की गुणवत्ता का भी प्रतीक होता है। यह प्रतिमा उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थापित अश्व प्रतिमाओं से प्रेरित है। जो चौथा द्वार आता है पश्चिमी द्वार, जिसे शार्दुल द्वार कहा जाता है। यह एक पौराणिक जीव है और इसे शक्तिशाली और सबसे शक्तिशाली और सभी जीवित प्राणी में अग्रणी माना गया है। यह देश के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर के पुरैना में सिहोनिया में स्थित शिव मंदिर में निर्मित समान प्रतिमा से प्रेरित है। हंस द्वार, जिसे उत्तर पूर्वी द्वार कहा गया है, यह द्वार जो है वह हंस लोगों को लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण गुण विवेक और आत्मभोग की शक्ति का स्मरण करते हैं। कर्नाटक के हम्पी में विजय विठल मंदिर के में निर्मित समान प्रतिमा से प्रेरित है। फिर आता है मकर द्वार, जो कि एक पौराणिक जलीय जीव है मकर, और यह देश के लोगों को विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है। और यह प्रतिमा कर्नाटक के हॉलीवुड में
होयसलेश्वर मंदिर में निर्मित समान प्रतिमा से प्रेरित है। संबंधित सुर्खियों में आता है 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर के बारे में देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश के मेतौली गांव में स्थित 64 योगिनी मंदिर है, जिसका डिजाइन पुराने संसद भवन के डिजाइन से मिलता जुलता है। पुराने संसद भवन को वास्तुकार एडविन लोटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और भव्य 64 योगिनी मंदिर गोलाकार है। इस तरीके से मंदिर की अवस्थिति भी है और इसी तरीके से भारतीय संसद भवन है। इनके मध्य में एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें 64 योगिनियां शक्तिशाली योद्धा थी और यह तंत्र और योग विद्या से समर्पित थी। इनका निर्माण 1323 ईस्वी के आसपास कच्छ प्रताप वंश के राजा देवपाल के द्वारा कराया गया था। जंतर मंतर के बारे में, जंतर मंतर जो है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर वेधशाला के संरक्षण, परीक्षण, पुनरुद्धार और उचित कार्यक्षमता के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया। जंतर मंतर का निर्माण जो है वह जयसिंह द्वितीय के द्वारा भारत में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया गया था, जिसमें जो राजा सवाई जयसिंह रहे उनके बारे में कि राजपूत वंश के शासक थे, जो कि राजपूत राज्य मतलब आमेर के, और इन्होंने मुगलों की जागीरदारी की हुई थी और ये सब औरंगजेब द्वारा सवाई एक और उसका चौथाई की उपाधि दी गई थी और उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण किया था। उनके समय में यूरोपीय यात्री जैसे फ्रांसीसी लुई रूसेल्ट और अंग्रेज बिशप हेबर आदि शहरी योजना के निर्माण में जयसिंह की अद्वितीय उत्कृष्टता से बहुत प्रभावित रहे थे। इनके पर्यवेक्षण में निम्नलिखित इस्तेमाल की गई हैं। पहले ही तो ग्रहों के बीच समय व अंतर का अध्ययन करने में, ग्रहों की गति, स्थिति और अलग अलग स्थानों पर समय का पर्यवेक्षण करने में। तीसरा आता है इसमें अलग अलग स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करके के कारण कि इन वेधशालाओं में एक दूसरे के अधिक दूरी पर निर्माण किया गया ताकि अलग अलग निर्देशांकों से रीडिंग की तुलना में उसकी सटीकता में सुधार किया जाए। इनका निर्माण 1724 में दिल्ली में पहली वेधशाला का निर्माण किया गया और 1768 में 38 में जयपुर में अंतिम वेधशाला का निर्माण किया गया। वर्तमान परिस्थितियों में इसमें 5 वेधशालाएं हैं, जिसमें दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में, जिनमें से मथुरा वेधशाला का अस्तित्व समाप्त हो गया। जयपुर वेधशाला में सबसे अधिक और अलग अलग प्रकार के उपकरण और इन उपकरणों में ऐसे उपकरण शामिल हैं जिसमें अन्य स्थलों पर नहीं बनाए गए, जैसे कप्पल यंत्र, राशि बला यंत्र, उन्नतांश यंत्र इसमें शामिल है। तो यह जयपुर वेधशाला की खासियत है। दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद जो प्रमुख तंत्र हैं, जैसे मिस्र तंत्र बनाया गया है, सम्राट तंत्र, जयप्रकाश तंत्र और श्री राम तंत्र यहाँ पर बनाए गए हैं। अब आता है सुर्खियों में रहे अन्य स्थापत्य के बारे में। गोलकुंडा के बारे में, गोलकुंडा जो है यह गोलकुंडा का किला, गोलकुंडा किले का इतिहास 13वीं शताब्दी की शुरुआत से संबंधित है। यह तब इस क्षेत्र पर काकतीय राजवंश शासन करते थे और उसके बाद 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में इस पर कुतुब शाही शासकों ने शासन किया हुआ था। गोलकुंडा किले की वर्तमान स्थापत्य कुतुब शाही सुल्तानों की देन है और यह किला एक विशेष ग्रेनाइट स्थापत्य के रूप में विख्यात है तथा गोलकुंडा कुतुब शाही सुल्तानों की प्रधान राजधानी रही और यह फतेह दरवाजा जैसे विजय द्वार और ध्वनिक प्रभाव या गोलकुंडा की इंजीनियरिंग के लिए कई प्रसिद्ध आश्चर्यों में से एक है। सिरी किला के बारे में, सिरी किला जो है इसे सिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह किला का निर्माण 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। दिल्ली के 8 शहरों में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी में 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सिरी का निर्माण किया और उसने अपने सिरी कस्बे में जल आवश्यकता को पूरा करने के लिए हौज खास नामक एक जलाशय की भी खुदाई करवाई थी। उसने एक अर्धगोलाकार प्रवेश द्वार का निर्माण भी कराया और ईद अलाई दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें घोड़े की नाल के आकार का मेहराब है और इसमें कमल की आकृतियां उकेरी गई हैं। एकात्मकता की मूर्ति के बारे में, आदि शंकराचार्य ने को अजगत गुरु भी कहा जाता है। इन्हें 18वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत या द्वैत को ना मानने वाले दर्शन को प्रतिपादन किया हुआ था। इनका जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था। यह ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया और यह मूर्ति एकात्मकता की मूर्ति का नाम दिया गया है। भारत की अन्य प्रसिद्ध प्रतिमाओं के अंतर्गत आता है जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जिसको गुजरात के केवड़िया में स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि संत श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है, यह हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस जो कि जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर को समर्पित है, यह राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो कि नाद प्रभु कैपेगोंडा को समर्पित है, वह यह बेंगलुरु स्थान में स्थित है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तीसरा, चित्रकला और अन्य कला शैलियों के बारे में।
के इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख के संदर्भ में देखते हैं कि हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है और ये पांडुलिपियां प्राचीन कवित्री शिला भट्टारिका के संबंध में जानकारी प्रदान करती हैं। इन ताम्रपत्रों के बारे में कि ये 5 ताम्रपत्र होते हैं जो कि बादामी के चालुक्य शासक विजयादित्य के शासनकाल में मानी जाती है। इन ताम्रपत्रों को बराह या जंगली सुअर मोहर वाले एक तांबे के बलय के द्वारा संकलित किया गया और यह बराह मुद्रा मोहर बादामी चालुक्यों का व्यापार चिन्ह था। शिला भट्टारिका के बारे में यह एक चालुक्य राजकुमारी थी जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की पुत्री थी। शिला भट्टारिका की रचनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो इनकी रचनाएं पांचाल शैली का अनुसरण करती है और यह शैली शब्द और उसके अर्थ के बीच संतुलन पर आधारित होती है। यह संस्कृत कवि टिप्पणीकार राजशेखर ने भी शिला भट्टारिका की महान और सुंदर रचनाओं की प्रशंसा की है। राजशेखर का संबंध इसमें 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी से है। गुजर प्रतिहार शासकों के दरबारी कवि भी रहते हैं। अभिलेखों के महत्व को देखा जाए तो इनके घटनाओं के सही क्रम में आता है कि जेम्स फ्रेंडशिप द्वारा मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को समझने के बाद घटनाओं का उचित काल निर्धारण आसान हो गया था। सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी के तौर पर देखा जाए तो उदाहरण के लिए ब्रह्मदेवम अभिलेख में एक रानी के सती होने के बारे में बताया गया है। कला शैलियों के बारे में जानने में कि नर्तकी का सबसे पहला उल्लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व की जोगीमारा गुफाओं में पाया गया हुआ है। तमिलनाडु के कुडी में मलाई अभिलेख संगीत का सबसे शुरुआती अभिलेखों में से एक आता है। अन्य प्रमुख प्राचीन भारतीय पहली आती है कवित्री में इस पे गार्गी जो कि जिनका संबंध 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें आत्मा के मुद्दे पर ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी और ऋषि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता थे। मैत्री जो कि यह वेदों की व्याख्याता थी। नयनारों की प्रमुख महिलाओं में आती है करेक्कल, अम्मयार, मंगल करशी, इसैगनानियार आती है। इसैग नानियार जो को सुंदरार की माता के रूप में जाना जाता है। अंडाल जो कि 12 अलवार संतों में से एकमात्र महिला थी और अंडाल ने 2 कृतियों जो दोनों तमिल भाषा में रचना की थी जिसकी रचनाओं में तिरुवालाई नचियार तिरुमोली आती है। अक्का महादेवी जो कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में में रही थी और इन्होंने कन्नड़ भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। ये कविताएं वचन रूप में है। अतुकुरी मोल्ला जो कि लगभग 1440 ईस्वी में रही जो कि कुम्हार की पुत्री थी और यह प्रथम तेलुगु रामायण की लेखना थी। यूपीएससी में जो स्त्रियों या से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये वाला जो हाल ही में इसके संदर्भ में पूछा गया है तो इन कवित्रियों के बारे में भी आपको जानना है क्योंकि इनके पहले भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सोमेश्वर अभिलेख के बारे में कि पुरातत्वविदों ने सोमेश्वर या कर्नाटक के राजा कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु का उल्लेख करने वाले अभिलेख की खोज की है। अलुप राजवंश में एक ऐसा प्रमुख अभिलेखीय साक्ष्य जिसे किसी राजा की मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में तुलुव राजवंश के इतिहास संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलुप राजवंश जो कि तुलुनाडु पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। अब आता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में कि ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया। ये शहर जो है अपनी विकास रणनीतियों के हिस्से में अपनी संस्कृति और रचनात्मकता का मजबूत प्रतिबद्धता के साथ उपयोग कर रहे हैं। कोझिकोड साहित्य जिसे साहित्य का शहर कहा जाता है, ग्वालियर जिसे संगीत के शहर के नाम से जाना जाता है। इस शहर का एक समृद्ध संगीत संबंधी इतिहास रहा है जो कि तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दी हुई थी और बैजू बावरा जैसे दिग्गज संगीतज्ञ इसे शहर में रहते थे। इन्हें ग्वालियर घराने की उत्पत्ति का स्थान भी माना जाता है और हिंदुस्तानी संगीत का यह सबसे पुराना भी घराना है। UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल अन्य शहर में आते हैं जैसे मुंबई फिल्म के लिए, चेन्नई संगीत में, हैदराबाद पाक कला, वाराणसी संगीत, जयपुर शिल्प या लोक कला और श्रीनगर शिल्प या लोक कला में आता है। UCCN का जो गठन है 2004 में किया गया था और इसमें शामिल होने में शहरों को वैश्विक पहचान मिलती है और साथ ही इसमें पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है। इसमें 100 से अधिक देशों में 350 रचनात्मक शहर शामिल हैं जिसमें 7 निम्नलिखित 7 रचनात्मक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया कला तथा संगीत आते हैं।
यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को की स्थापना जो है 1945 में की गई, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार एवं सूचना के माध्यम से विश्व शांति और सूचना को बढ़ावा देना है। सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान देना होता है। इसकी सदस्यता में भारत सहित 194 देश और 12 एसोसिएट सदस्य हैं। इनकी अन्य पहलों में इसे यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, विश्व विरासत कन्वेंशन, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची के लिए अभिसमय आदि इसके अंतर्गत अन्य पहले स्टार्ट की गई है। जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि या टंकाई पद्धति के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय नौसेना ने भारत सामूहिक रूप से जहाज निर्माण की पुरानी तकनीक को पुनर्विकसित किया है। इस परियोजना के बारे में, जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पूरी तरह से फंडिंग प्रदान करता है और इसे भारतीय नौसेना के जहाजों के डिजाइन और निर्माण की कार्य देख रही है। इस तकनीक में रस्सियों, डोरियों, नारियल के रेशों, प्राकृतिक रेजन और तेलों का उपयोग करके लकड़ी के तत्वों को एक साथ जोड़कर जहाज का निर्माण किया गया है। इस पद्धति में जहाज बनाने का विचार अजंता के टंकड़ विधि से निर्मित जहाज के चित्र से लिया गया। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के प्रोजेक्ट मौसम के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में सटे देशों के बीच संचार को फिर से जोड़ना, पुनः स्थापित करना और नए देश के बीच में सांस्कृतिक मूल्य और सरोकार को समझ बढ़ती है। प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य हिंद महासागर की सीमा में लगे 39 देशों के साथ समुद्री सांस्कृतिक संबंधों का पुनर्निर्माण करना होता है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग के अंतर्गत देखा जाए तो यह हिंद महासागर का व्यापार मार्ग दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, अरब, पूर्वी अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग का प्रचलन कम से कम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। इसमें प्राचीन बंदरगाह में आता है पश्चिमी तट के बंदरगाह में बरगाया, सुपारा, कैलिना, सेमाइला, मांडागोर, पट्टमे, माली, जीगरा, ऑर्डोना, नोबास, बीजांटिन, नोरा, टिन्निस, मुजरिस, नेलसिंडा। पूर्वी तट के बंदरगाह में ताम्रलिप्ति, चरित्रपुर, पुलुरु, दंतपुर, कलिंगपट्टनम, पिंठुता, सोपतमा, घंटसाला, पोडका, पुहार, कोरकाई, कामरा आदि आते हैं। अन्य व्यापारिक मार्ग में आता है जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में प्राचीन समुद्र या सांस्कृतिक संबंध में यहाँ के स्थानीय व्यापारी साधव के नाम से जाने जाते हैं। जैसे व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में बाली, सुमात्रा, सीलोन, श्रीलंका आदि से यात्रा करते थे। लाल सागर के व्यापार मार्ग में, जो कि यह समुद्री जलमार्ग को लाल सागर के माध्यम से रोमन साम्राज्य के भारत से जोड़ता है। रेशम मार्ग यह स्थलीय व्यापार मार्ग है जो कि एशिया में चीन के जियान से लेकर तुर्की के एंटियोक तक विस्तारित था, तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख व्यापारिक मार्ग आते हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली के बारे में कि महाराजा जयसिंह के दरबारी चित्रकार अल्लाह बख्श ने बनाई हुई 4000 मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग प्रदर्शित की हुई है। मेवाड़ी लघु चित्रकला, जो कि 7वीं से 18वीं शताब्दी के बारे में, यह राजस्थानी चित्रकला की एक शैली है जिसका विकास मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान में हुआ है। लघु चित्रकला की मेवाड़ शैली की उत्पत्ति 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन नामक कलाकार द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों में मानी जाती है। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ चित्रकला में विषयगत बदलाव आए हैं और इस चित्रकला का स्वरूप लौकिक और दरबारी होने लगा और यह विषयों की प्रधानता इसमें बढ़ गई। और यह न केवल छवि चित्रण में चित्रकला का अतिशय उदय हुआ है, बल्कि यह बड़े आकार एवं आकर्षक दरबारी दृश्यों, शिकार के अभियान, उत्सव, अंतःपुर के दृश्य, खेल जैसे विषय विशेष लोकप्रिय है। नाथद्वारा शैली मेवाड़ चित्रकला की एक उपशैली के रूप में कार्य करती है। इसकी विशेषताओं में इसके चित्रों में साधारण चमकीले रंग के चित्रों का उपयोग किया गया, साथ ही इन चित्रों में भावनाओं और प्रमुखता को दर्शाया गया। लघु चित्रकला के तहत इसमें चर्मपत्र, पहले से तैयार कार्ड, तांबे या हाथीदांत पर लघु आकार के चित्र बहुत बारीकी से बनाए गए हैं। मेवाड़ चित्रों में प्रमुख कलाकार में साहिबदीन, रागमाला, मनोहर, रामायण का बालकांड और जगन्नाथ बिहारी सत से जुड़ा हुआ है। राजस्थान चित्रकला के बारे में, यह चमकदार रंगों का उपयोग मानव आकृति की अमूर्त और पारंपरिक अवधारणा और परिदृश्य के अलंकारक निरूपण और मुगल चित्रकला से भिन्न थी। राजस्थानी चित्रकला के विकास में 2 मुख्य कारक का योगदान रहा, जिसमें समृद्ध राजपूत शासकों द्वारा संरक्षण और वैष्णववाद का पुनः प्रवर्तन और भक्ति पंथ का विकास रहता है। राजस्थानी लघु चित्रकला के अन्य प्रकार के बारे में देखा जाए तो इसमें मालवा चित्रकला शैली, बूंदी चित्रकला शैली, कोटा चित्रकला शैली, बीकानेर चित्रकला शैली, किशनगढ़ चित्रकला शैली, जोधपुर चित्रकला शैली और जयपुर चित्रकला शैली आती है। बसोहरी चित्रकला के बारे में, बसोहरी चित्रकला जो है वह कठुआ जिले में जम्मू कश्मीर की स्थानीय लघु चित्रकला शैली है।
जिसे भौगोलिक चिन्ह संकेतक प्राप्त दिया गया है और यह जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग वाला उत्पाद है। इसे पहाड़ी चित्रकला की प्रथम शैली माना जाता है और इस शैली में चित्रों को कागज, कपड़े और लकड़ी पर चित्रित किया गया है, जिसमें प्राकृतिक रंगों को और रंगों का उपयोग किया जाता है। सुर्खियों में रही अन्य चित्रकारी के बारे में, जिसमें आता है बाग प्रिंट या छपाई के बारे में। यह मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड में धार जिला प्रशासन के सहयोग से बाग प्रिंट पर आधारित टिकाऊ बैग बनाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है। इसका नाम बाघेन नदी के तट पर स्थित बाग गांव पर रखा गया है। इस प्रिंट में सफेद पृष्ठभूमि पर लाल और काले रंग की वनस्पतियों और रंगों का उपयोग किया जाता है। इसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। यह मध्य पाषाण काल की शैल चित्रकला आती है। अब आता है पनामलई चित्रकला या तमिलनाडु के बारे में। इस रिपोर्ट के अनुसार इसमें तालगिरीश्वर मंदिर में मौजूद 1300 साल पुराने चित्र धूमिल हो रहे हैं। एक मुख्य चित्र में अष्टभुजा वाले भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसे लला तिलाग भगनी नाम से जाना जाता है और शिव के नृत्य में देवी पार्वती द्वारा देखे गए चित्र चित्रित किए गए। ये भित्तिचित्र पत्थर की दीवारों पर चूना पत्थर और रेत के पलस्तर के ऊपर बनाए गए हैं और ये भित्तिचित्र अजंता के शीतल वासन के चित्रों में काफ़ी समानता रखते हैं। मंदिर निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मा द्वितीय ने इनका निर्माण कराया था और यह रास्ते के नाम से प्रसिद्ध है। चेरियल या स्क्रॉल पेंटिंग के बारे में। चेरियल या स्क्रॉल पेंटिंग तेलंगाना में विशिष्ट चित्रकला है। इस पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है और यह नक्काशी कला का लोकप्रिय और संशोधित संस्करण है। इसे स्थानीय रूपांकनों में अत्यंत समृद्ध है। यह कलात्मक प्रारूप में चित्रित होती है। इसमें भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ साथ पुराणों और महाकाव्यों से संबंधित लघु कथाओं को भी चित्रित किया गया। यह गाथा गीत गाने वाले लोक गायक समुदाय का की पडागोलू द्वारा कथावाचन में इसका उपयोग किया जाता है। इसे ज़्यादातर प्राकृतिक रंगों में चित्रित किया जाता है और इसकी पृष्ठभूमि में लाल रंग की प्रधानता आती है। अब आता है पिछवाई चित्रकला, जो कि चेन्नई की एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें पिछवाई चित्रकला का प्रदर्शन किया गया और इसमें प्रदर्शित कृतियों में लगभग 350 वर्ष पुरानी थी। पिछवाई चित्रकला के बारे में इस शैली का उद्भव 400 वर्ष पहले नाथद्वारा नामक नगर में हुआ था। यह राजस्थान के उदयपुर के निकट स्थित है। पिछवाई शब्द का उत्पत्ति पिछ अर्थात पीछे और वाई मतलब कपड़ा लटकाना से मिलकर है। इस शैली के अंतर्गत कपड़े के में भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कहानियों को चित्रण किया जाता है और इस शैली में चित्रों के अन्य विषय, जिसमें राधा, गोपियाँ, शरद पूर्णिमा, रासलीला, दिवाली और होली जैसे वो त्योहार आदि आते हैं। पिछवाई चित्रकला शैली के अधिकतर चित्रों का चित्रण पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों ने किया हुआ था और इस संप्रदाय की स्थापना श्री वल्लभाचार्य ने 16वीं शताब्दी में की हुई थी। गरबा नृत्य के बारे में। गरबा को यूनेस्को ने गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया हुआ है। गरबा लोक नृत्य जो है वह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अधिनियम में 2003 के प्रावधानों की तहत इस सूची में शामिल किया गया है और यह गरबा सूची में शामिल होने वाली 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। गरबा नृत्य के बारे में। गरबा नृत्य को एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण लोक नृत्य है। इसका आयोजन हिंदू त्योहारों में नवरात्र के दौरान किया जाता है और यह नवरात्रि उत्सव के दौरान शक्ति की उपासना की जाती है। गरबा नृत्य का नाम संस्कृत शब्द गर्भ से निकला हुआ है। गरबा नृत्य की प्रमुख विशेषताओं में आता है कि यह नवरात्रि के अवसर पर मिट्टी के घड़े में कई छिद्र किए जाते हैं और इसके दीप में प्रज्वलित करके अंदर रखा जाता है और एक दीपक को गर्भ दीपक कहा जाता है, जिसके आसपास लोग गरबा करते हैं और यह नृत्य देवी अम्बे माँ के चित्र के नाम आरपास भी किया जाता है। इस दौरान नर्तक वामावर्त दिशा में घड़े के चारों ओर चक्कर लगाकर नृत्य करते हैं, जो कि पारंपरिक ढोल या ड्रम या अन्य संगीत वाद्य यंत्र में सजाए जाते हैं। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के अभिसमय 2003 के बारे में। इस अभिसमय को यूनेस्को के 2003 में पेरिस में आयोजित किया गया था। यह अपनाया गया था। इसका उद्देश्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना है। ICH के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अधीन अंतर सरकारी समिति का गठन किया गया और यह समिति देशों द्वारा ICH सूची में अपनी किसी भी अमूर्त विरासत को शामिल करने के लिए सौंपे गए प्रस्तावों अनुरोधों की जांच करती है। IGC में 24 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव कन्वेंशन महासभा द्वारा किया जाता है और भारतवर्ष को वर्ष 2022 में ICG में 4 वर्षों का कार्यकाल के लिए चुना गया था। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यह जो विरासत है यह से अनुच्छेद 2 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में परिभाषित किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को निम्नलिखित रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें पहला आता है मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, दूसरा आता है निष्पादन कला, तीसरी आती है सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव, आयोजन, चौथी आती है प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और परंपराएं, पारंपरिक शिल्प कौशल इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत आता है जैसे कोटियाट्टम,
संस्कृत रंगमंच, वैदिक मंत्रोपचार, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, रामायण गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच, छऊ नृत्य, कालीबेलिया राजस्थान का लोकगीत और नृत्य, मुट्टियट्टम केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य। फिर आता है लद्दाख का बौद्ध जप या मंत्रोपचार, संकीर्तन मणिपुर में एक प्रकार का अनुष्ठान गायन जिसमें लोग ढोल बजाते और नृत्य करते हैं, पंजाब का जडियाल गुरु या ठठेरों द्वारा निर्मित पारंपरिक पीतल और तांबे के बर्तन, नवरोज योग कुंभ मेला, कोलकाता की नव दुर्गा पूजा इसके अंतर्गत यह मूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। अब आता है सुर्खियों में रहे अन्य स्थल में या अन्य शैलियों में, जैसे चाम लामा नृत्य। चाम लामा नृत्य जो है वह तिब्बती बौद्धों ने गुरु पद्म संभव का जन्म दिवस मनाने में लामा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का अनोखा मुखौटा नृत्य है। इस नृत्य में अपने आप को ध्यान का एक रूप माना जाता है और ज़्यादातर बौद्ध मठों में लोसर जैसे त्योहारों के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि न्यंगमापा के संस्थापक पद्म संभव जिसे गुरु रिनपोचे के नाम चाम नृत्य परंपरा की शुरुआत की हुई थी। इस नृत्य में सामान्यतः पद्म संभव के जीवन के दर्शों और उनके 8 विश्व रूपों को दर्शाया गया है। कोलकली नृत्य के बारे में, यह जो नृत्य है इसे हाल ही में सेंट थॉमस ने भारत आगमन की स्मृति में केरल के त्रिशूर में कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। कोलकली नृत्य केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है। तमिलनाडु में इस कला को कोलाट्टम या आंध्र प्रदेश में कोलारू के नाम से जाना जाता है। इसे कलारी पट्टू के तत्वों में अपनाया गया है। यह केरल और तमिलनाडु में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है। इसका प्रदर्शन धान की फसल की कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है। पुलिकली या बाघ नृत्य के बारे में, पुलिकली या बाघ नृत्य जो है वह त्रिशूर के ओणम त्योहार में कार्निवल जैसा समापन देने के लिए 250 से अधिक पुलिकली नर्तकों ने इसमें भाग लिया है। पुलिकली केरल का एक लोक नृत्य है और यह ओणम त्योहारों के दौरान निष्पादित किया जाता है। इसमें कलाकार अपने शरीर पर बाघ की त्वचा भांति पीली लाल काली धारियों से रंगे होते हैं। बेतकिल, उडुक्कू और चेंदा जैसी पारंपरिक आघात वाद्य यंत्रों को ताल पर नृत्य करते हैं और इस नृत्य का विषय बाघ का शिकार है जिसमें प्रतिभागी बाघ और शिकारी की भूमिका निभाते हैं। सुर्खियों में रही अन्य कला शैलियाँ जिसमें गिलगित पांडुलिपियाँ। गिलगित पांडुलिपियाँ यूनेस्को के अनुसार बर्च की छाल मिट्टी लेपित गिलगित पांडुलिपि में भारत की सबसे पुरानी अस्तित्वमान पांडुलिपियाँ हैं। इन्हें 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में लिखा गया था। इन पांडुलिपियों में बेहद और गैर बेहद दोनों बौद्ध कृतियाँ शामिल हैं जिसमें संस्कृत, चीनी आदि जैसी अन्य भाषाओं के विकास का प्रकाश डालती है। इन पांडुलिपियों में समाधि राजपुत्र, सद्र, पुंडरीक सूत्र सहित अन्य बौद्ध सूत्र भी हैं। और इन पांडुलिपियों को पहली बार 1931 में कश्मीर के गिलगित में नौपुर गांव में एक प्राचीन स्तूप जैसी संरचना के अवशेष में खोजा गया था। ओल चिकी लिपि जो कि प्रधानमंत्री ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का उपयोग करके संथाल जनजाति के लोगों को हूल दिवस की शुभकामनाएं दी है। ओल चिकी लिपि का विकास 1925 में रघुनाथ मुर्मू ने किया हुआ था। यह संथाली एक मुंडा भाषा है। यह भाषा मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान में बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में संथाली बोलने वालों की संख्या लगभग 7.3 मिलियन है। इनका मुख्य कारण रहा है कि यह 1793 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम था इनके विद्रोह का प्रमुख कारण। इसके कारण यह वीरभूम और मानभूम क्षेत्र में इनका विस्थापन हो गया। यह विद्रोह झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में दामिन एकोई क्षेत्र में हुआ था। इनका नेतृत्व सिद्धू और कानू नामक मुर्मू ने किया हुआ था। संथाल विद्रोह को शांत करने के बाद औपनिवेशिक शासन में निम्न कदम उठाए गए। संथाल परगना के अंतर्गत इसका गठन किया गया और यह संथाल द्वारा किसी गैर संथाल भूमि हस्तांतरण करना और अवैध घोषित किया गया होता है। फड़ीगिरी कलाकृतियों के बारे में, ये कलाकृतियाँ 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक की अवधि से संबंधित है। ये कलाकृतियाँ पहली बार 1942 में खोजी गई थी और 2003 में इनकी फिर से खोज की गई थी। फड़गिरी मतलब कि सांप की फन के आकार की पहाड़ी तेलंगाना राज्य की एक छोटा सा गांव है। इसकी मुख्य विशेषताओं में कि ये कलाकृतियाँ बौद्ध धर्म के इतिहास में युगांतरकारी परिवर्तन को दर्शाती हैं। यह बुद्ध के देवीकरण, बौद्ध प्रथाओं के संत घोषित करने और अनुष्ठानों के प्रचलन शुरू होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। यहाँ पर प्राप्त कलाकृतियों में बुद्ध को सलवटे पड़े हुए रोमन टोगा या विशेष सफेद परिधान पहने दर्शाया गया है। वही कलाकृतियाँ चूना पत्थर से निर्मित है और यहाँ पर प्राप्त तोरणों को महायान और हीनयान दोनों संप्रदायों की उपस्थिति का पता चलता है।
वज्र मुष्टि कलांगा जो कि कुश्ती का एक अनोखा स्वरूप है। यह पारंपरिक कुश्ती से अलग होता है जो जट्टी या लड़ाकू शामिल होते हैं। इसमें प्रतिद्वंदी कुश्ती में शामिल होने के लिए वज्र मुष्टि नामक एक हथियार का उपयोग करते हैं। वज्र मुष्टि को नक्कल, डस्टर या भुज भी कहा जाता है। इस खेल में जो भी पहलवान पहले अपने प्रतिद्वंदी के सिर से खून निकालता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। और इसका आयोजन नवरात्रि के 9वें दिन मैसूर पैलेस या मैसूर कर्नाटक में किया गया था। और इसका पहली बार उल्लेख चालुक्य वंश के सोमेश्वर तृतीय की मनसोल्लास में प्राप्त हुआ है। पुर्तगाली यात्री फर्नांडो नूनीज में भी कुश्ती के इस रूप का उल्लेख किया। इस अनुसार यह खेल विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था। अब नेक्स्ट आता है सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल में पहले नंबर पर आता है किलाड़ी उत्सव, जो कि हाल ही में तमिलनाडु के किलाड़ी के पुरातत्ववेदाओं ने संगम युग के क्रिस्टल क्वार्ट्ज से बनी एक भार मापक इकाई की खोज की है। किलाड़ी उत्खनन स्थल के बारे में, जो कि किलाड़ी तमिलनाडु के बैगई नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गाँव है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। किलाड़ी के महत्व को देखा जाए तो यह ऐतिहासिकता की पुष्टि करता है, जिसमें प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के साथ लोह युग 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लुप्त संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह नगरीय वस्तु में किलाड़ी पुरातत्व, इसमें नगरीय सभ्यता की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। इनके उद्योगों में बुनाई उद्योग के विविध चरणों का पता चलता है, जिसमें रंगाई उद्योग और कांच के मनकों के उद्योग के साक्ष्य मिले हुए हैं। तमिल ब्राह्मी लिपि, जो कि पाए गए मृदभांडों के कुछ टुकड़ों में तमिल ब्राह्मी लिपि के लेख मिले हैं, संगम युग से संबंधित है। संगम युग के बारे में, जो कि लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक प्राचीन तमिलनाडु व केरल का काल रहा है। संगम का तात्पर्य कवियों और विद्वानों की सभाओं से होता है। संगम कवियों में वर्ण के सामाजिक वर्गीकरण की जानकारी थी। ऐसा माना जाता है कि इनमें 3 संगम आयोजित हुए थे, जिसमें पहला और तीसरा मदुरई में, दूसरा कपाडपुरम में आयोजित किया गया था। भट्टाकिरुतम आमरण व्रत की एक तमिल प्रथा है, जिसमें संगम युग के दौरान व्यापक रूप से प्रचलित है। और संगम साहित्य में मुख्य रूप से तोक्के काव्यम, जो कि सबसे पहला संगम उगम साहित्य इत्तुतोके पत्तु शामिल है। और जुड़वा महाकाव्य में शिल्पादि कार्यक्रम और मणिमेखलाई आता है। सुर्खियों में रहे अन्य संगमकालीन स्थल, जैसे पोरपनेकोट्टई स्थल। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में अवस्थित पोरपनेकोट्टई स्थल पर की गई खुदाई में संगम युग से संबंधित सोने का स्टड, हड्डी से बना एक नुकीला औजार और कार्निलियर मनका प्राप्त हुआ है। उत्खनन स्थल से समाधान स्थल के संकेत मिलती है, जो कि दुर्ग क्षेत्र में स्थल के अंदर जल निकायों के प्रमाण मिले हैं। हड्डी के नुकीले औजारों की खोज से संकेत मिलता है कि यह पोरपनेकोट्टई बुनाई उद्योग का स्थल है। आदि चन्नूर के बारे में, जो कि पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी गई है। यह आदि चन्नूर उन 5 स्थलों में से है जिन्हें प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया गया है। यह इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई है। अन्य 4 स्थलों में राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तनापुर उत्तर प्रदेश, धौलेपीरा गुजरात, शिवसागर असम आता है। आदि चन्नूर लोह युग का एक समाधान स्थल है। तमिलनाडु के तुत्तुकुट्टी जिले में तमिल बरनी नदी के तट पर स्थित है। और यह आदि चन्नूर महापाषाण संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पर खुदाई से 767 ईसा पूर्व में अलग अलग पुरातत्व वस्तुएं तथा 665 ईसा पूर्व में मिलेट्स और धान जैसे खाद्यान्न के अवशेष प्राप्त हुए। संगम साहित्य में वर्णित प्राचीन समुद्री बंदरगाह कोरकाई आदि चन्नूर के पास अवस्थित है। सुर्खियों में रहे अन्य महत्वपूर्ण स्थल में आता है पहला जूना खटिया स्थल की पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से इस स्थल पर 500 समाधियां या कब्रों की खोज की हुई है। और जूना खटिया पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित है। यह भारत के अब तक के दर्ज सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। हड़प्पा के अन्य हड़प्पा स्थल में आता है लोथल, सुतकोटा, धूलावीरा आता है। प्रमुख निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह इसकी समाधि संरचनाएं मानव द्वारा परिष्कृत पत्थर से बनी हुई है। अधिकतर संरचनाओं का योजना आयताकार है और यह संरचनाएं अंडाकार या गोलाकार योजना में निर्मित है। यह रिजर्व सुलिप बेयर जार पर चित्रकारी की विशेषताएं देखी गई हैं। चिब्रालू के बारे में, जो कि चिब्रालू आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक कस्बा है। यह कई मंदिर निर्मित हैं। इस स्थान पर पूर्वी चालुक्य, बेलनती, चोड़, काकतीय, पोटा, राजुली, पेरिश्चेदी आदि राजवंशों ने शासन किया हुआ है। चतुर्मुख बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तालाब के बीच में स्थित है, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भीमेश्वर मंदिर, इसका निर्माण पूर्वी चालुक्य राजा चालुक्य भीम ने कराया। यह 2 मंजिला मंदिर है। इसमें विशाल शिवलिंग विद्यमान है।
नागेश्वर स्वामी मंदिर जो कि शिव मंदिर है 11वीं शताब्दी का। आदि केशव मंदिर जो कि स्थापत्य कला की चोल शैली से निर्मित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर परिसर में स्तंभ हैं जिनके बाहर की ओर सिंह की खड़ी मुद्रा में आकृतियां निर्मित है। मैनहीर के बारे में। मैनहीर तेलंगाना के विरासत संरक्षण में उत्साही समर्थक तेलंगाना के मधुमल गांव में मैनहीर के लिए यूनेस्को दर्जे की मांग कर रहा है। मैनहीर महापाषाण काल में बड़े व सीधे खड़े पत्थर होते हैं जिन्हें किसी समाधि स्थल के ऊपर या किसी समाधि स्थल के करीब स्मारक स्थापित किए जाते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार मैनहीर को इस तरह से स्थापित किया जाता है कि वे विषुव और संक्रांति जैसे विशिष्ट दिनों में एक सीधी रेखा में छाया बन सकें, और इस तरह मैनहीर की मदद से आरंभिक कृषक समुदाय सूर्य की बदलती स्थिति का चार्ट बना सकते हैं और ऐसे अवलोकनों में उन्हें ऋतुओं को समझने में मदद मिलती है। अब आता है इनका उपयोग घड़ियों कैलेंडर के रूप में भी किया जाता है। तोपी कल्लू या हेट स्टोन्स के बारे में। केरल के मालमपुरम जिले में तिरुनबाया के निकट नागा पारंपा की बड़ी संख्या में महापाषाणकालीन हेट स्टोन्स पाए गए हैं। तिरुनाबाया भरतपुछा नदी के तट पर स्थित यह प्राचीन मगनकम की भूमि माना जाता है। यह 12 वर्षों में एक बार इसे आयोजित किया जाने वाले शासकों का भव्य सभा इसे कहा जाता है। यह हेट स्टोन को मलयालम के तोपी कल्लू कहा जाता है। अर्धगोलाकार लेटेराइट पत्थर का है जिसका उपयोग महापाषाण काल के दौरान समाधान कलशों को ढकने के लिए किया जाता है। सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब के बारे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब को भू विरासत स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन की कनिका की रेंज अवस्थित है। यह मेहराब आकार में अंडाकार है, लगभग 12 मीटर ऊंचे हैं और यह निम्न मध्य जुरासिक काल की इसे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक मेहराब माना जाता है, जिसमें 2 अन्य प्राकृतिक मेहराब तिरुमाला पहाड़ियों में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। शिशुपालगढ़ जो कि हाल ही में भूमाफियाओं में दुर्गीकृत प्राचीन शिवनगर शिशुपालगढ़ की दीवार में एक हिस्से को नष्ट कर दिया गया है। भुवनेश्वर के निकट स्थित है। इसका निर्माण 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है। एकलिंग राजवंश की राजधानी है। इसका दुर्गीकरण 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। राजा खारवेल ने इस नगर की मरम्मत करवाई थी और इसका प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में प्रावधानों के तहत केंद्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। भाईखला रेलवे स्टेशन मुंबई के बारे में। यह स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह स्टेशन 169 साल पुराना है जो कि एशिया का सबसे पुराना स्थल है। और यह भाईखला रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम मुंबई, गोलकोंडा किले की बावड़ियाँ और हैदराबाद तथा डोम कोंडा किला भी 2022 में अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार विजेता रहे हैं। और इसका 2000 में इस पुरस्कार का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत वाले क्षेत्रों के संरक्षण, उसकी पुनर्बहाली के प्रयास में लगे व्यक्ति और संस्था द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी की सम्मानित करना है। बिसिलिंग विलेज या कोंगथोंग गांव के बारे में। एक सांसद ने प्रधानमंत्री के समक्ष मेघालय के कोंगथोंग गांव की विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह भारत की एकमात्र बिसिलिंग गांव की या लोगों द्वारा नाम की बजाय सीटी बजाकर एक दूसरे को बुलाना है। कोंगथोंग गांव के बारे में जो कि पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है। इसकी अनूठी परंपरा जिंगरवाई लवली के कारण बिशलिंग विलेज के रूप में लोकप्रिय है। जिंगरवाई लवली का अर्थ होता है वंश के प्रथम महिला का गीत। यह एक ऐसी परंपरा होती है जिसमें के तहत एक माता अपने शिशु को जन्म के समय उसके नाम की बजाय एक धुन या लोरी से पुकारते हैं। तोंगथोंग लोगों का संबंध सिंह खासी जनजाति से और यह समुदाय खासी भाषा को बोलता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक को फिनिश किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।